नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी का अध्याय 1 व 2 पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। क्या नाम है? पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? देखिए, पृथक का मतलब होता है अलग करना। इसमें हम देखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं उनको एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जो आपस में मिक्स रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम चावल बनाते हैं, अपने घर पे भात बनाते हैं तो चावल को पहले बीनते हैं, साफ करते हैं, उसमें जो भी कंकड़ पत्थर धान भूसी वगैरह होती है उन सबको अलग करते हैं। और क्या क्या देखते हैं आप, जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती भी चाय से अलग करते हैं छान के, है ना। तो वही अलग करने का मतलब हुआ कि पृथक करना, पृथक्करण करना। चलिए देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। मतलब कि आप अपने दैनिक जीवन, दैनिक का मतलब रोज, अपने रोज के जीवन में आप ऐसे बहुत से उदाहरण देखते होंगे जिसमें किसी न किसी पदार्थ के मिश्रण से एक दूसरे को, यानी मिश्रण से दोनों पदार्थों को अलग किया जा रहा हो। जैसे चाय बनाते समय चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए इस चित्र में चाय केतली में भरी हुई है और इसको एक लोटा में छाना जा रहा है। तो चाय की पत्ती यहाँ बीच में छन्नी में रही जा रही है और चाय जो है लिक्विड वाली, द्रव वाली, वो लोटा में गिर रही है। तो ये भी एक पृथक्करण की विधि है। चाय से चाय की पत्ती को अलग करना, यानी चाय की पत्ती और चाय को दोनों को पृथक कर रहे हैं। आगे देखिए, फसल कटाई। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। यानी जब आप फसल काटते हैं, धान गेहूं ये सब बोते हैं, तो जब काटते हैं तो उसमें जो इसका पौधा होता है सूखा हुआ, वो भी लगा रहता है और अनाज भी होता है। तो उन दोनों को क्या करते हैं, काट के सुखा के फिर दोनों को पृथक पृथक करते हैं, अलग करते हैं। धान को पैरे से अलग करते हैं जो इसका पौधा होता है, और गेहूं में भूसा अलग करते हैं, धान अलग करते हैं। इसी तरह जब दूध दही बनाते हैं तो उसमें से मक्खन को अलग करते हैं। मक्खन को कैसे अलग करते हैं? मथ के, ये देखिए इस चित्र में दिखा रहा है, ये मथानी है। ये मथानी है, ये घड़ा है, घड़ा में दही भरा हुआ है और ये जो मथानी में रस्सी बांधी हुई है और इसको बार बार ऐसे 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 करके घुमा रहे हैं। एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे घूमते घूमते देखेंगे कि दही के ऊपर ऊपर मक्खन मक्खन आ जाएगा और उसके अलावा जो मट्ठा बचेगा और जो लिक्विड वाला, द्रव वाला भाग बचेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी, इस प्रक्रिया को कहते हैं मंथन विधि द्वारा। दही को छाछ और दही कैसे अलग कर रहे हैं? मंथन द्वारा, मथ के। आगे देखते हैं, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। रुई जानते होंगे, रुई, रेशे, ठीक है। कपास को जब तोड़ते हैं तो उसमें देखते होंगे कि अंदर बीज रहता है। तो उसको कैसे अलग करते हैं? वैसे तो मतलब अगर थोड़ी मात्रा में हमें अलग करना होता है तो हाथ से ही अलग कर लेते हैं। अगर बड़ी मात्रा में रुई अलग करनी होती है, उसका बीज अलग करना होता है, तो उसको क्या करा जाता है? ओटा जाता है, ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। सब लोगों ने ऐसा किया होगा। अगर आपके खाने में देखते होंगे बड़ी बड़ी मिर्ची पड़ी होती हैं, मतलब मिर्च काट के नहीं डालो, ऐसे डालो या फिर बड़े बड़े टुकड़े में काट के डाल दो। तो खाने से पहले अगर आपको मिर्च दिखती है तो उसको निकाल देते हैं, है ना, ताकि मुंह में जाके तीता ना लगे, तीखा ना लगे। तो ये भी क्या कर देते हैं, सब्जी से या फिर खाने से मिर्च को पृथक कर देते हैं। आगे क्या बता रहा है? कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? एक टोकरी है जिसमें आम और अमरूद भरे हुए हैं और आपको बोला क्या कि इनमें से अमरूद और आम को अलग कीजिए। तो भाई आम अमरूद तो बड़े बड़े होते हैं, झट झट आम उठा के आप दूसरे बर्तन में रख देंगे तो एक टोकरी में अमरूद ही बच जाएंगे, दोनों अलग हो गए, है ना।
इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। पृथक बर्तन मतलब अलग बर्तन दूसरे बर्तन में रख देंगे। फिर ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? जैसे बताया, आम अमरूद दिखने में भाई बहुत बड़े-बड़े होते हैं, आसानी से हाथों से उठाए जा सकते हैं, तो आप उनको उठा के अलग कर देंगे। लेकिन अगर आपको छोटी-छोटी, एकदम छोटी-छोटी चीजों को अलग करने के लिए कहा गया हो, तो आप कैसे अलग करोगे? उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। रेत मतलब होता है बालू। आपको बालू और नमक, पिसा वाला नमक, दोनों को मिक्स करके एक गिलास में भर के दे दिया। अब बोले इसमें से बालू और नमक को अलग कीजिए, तो क्या आप हाथ से उठा-उठा करके उनको अलग कर सकते हैं? भाई वो इतने छोटे होते हैं तो उठाई में नहीं करेंगे। अगर उठाएंगे तो आप नमक बालू दोनों का मिश्रण ही उठा लेंगे। एक एक समय में बालू और या फिर नमक को हाथ से उठाना भी असंभव होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या प्रश्न पूछना, क्या जानना चाहती है, क्या प्रश्न पूछ रही है? परंतु पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है? क्यों आवश्यकता होती है? क्या आप अगर भात बना के खा रहे हो तो उसमें पत्थर वगैरह सब बना के आप खा लोगे? नहीं खा सकते हो ना? देखते हैं क्यों जरूरत होती है, आगे विस्तार से बताया गया है। सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। ठीक, कॉलम 1 जो है उसमें पृथक्करण के कुछ प्रक्रम यानी मिश्रण दिया गया होगा, उसको प्रक्रम देखें। आगे बढ़ते हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। कॉलम 2 में क्या दिया गया है कि हम क्यों पृथक करते हैं, उद्देश्य क्या है उसका, किस लिए पृथक करते हैं, और कॉलम 3 में पृथक करने के ढंग, किस ढंग से पृथक करते हैं, इसका फिर पृथक करके क्या करते हैं वो दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या यहाँ पता है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। जो कॉलम 2 है ये रहा, ये है मेरी पूरी सारणी, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। कॉलम 1 में क्या है, ये पूरा कॉलम है। ठीक, कॉलम 1 में क्या है, पृथक्करण प्रक्रम, पृथक्करण प्रक्रम। कॉलम 2 में क्या है, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, और कॉलम 3 में क्या है, पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। तो दिया है पहला पृथक्करण प्रक्रम में चावलों से पत्थरों को अलग करना। उद्देश्य क्या है, किस लिए पृथक करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। और पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं, तो हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, ठोस अवयव को फेंक देते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना होता है और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो देखिए पृथक्करण प्रक्रम जो दिया हुआ है ये तो सब ठीक दिया हुआ है, लेकिन बोला था कि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। अब हमको क्या करना है, इसको ठीक करना है, सही करना है। तो कॉलम 2 में देखते हैं, जब चावलों से पत्थरों को अलग कर रहे हैं तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। तो ये आएगा दूसरे वाले में, जब हम मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं तो क्या करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी, दोनों भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, दूध मक्खन अलग होता है, छाछ अलग होता है, उनको मक्खन और छाछ को अलग करते हैं। ठीक, तो ये जाएगा इसमें।
मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, तो इसमें किसका उद्देश्य होता है कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं और उनके अवयव को हम क्या करते हैं, तो ये आएगा तीसरे में कि हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। आप छाछ का भी उपयोग करते हैं और मक्खन का भी उपयोग करते हैं, मक्खन से घी बना लेते हैं। दूसरा क्या है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, तो ये आएगा चावलों से पत्थरों को पृथक करते हैं। किससे पृथक करते हैं, जो अनुपयोगी अवयव होते हैं, अनुपयोगी चीजें होती हैं, उनको दूर कर देते हैं। चावल में कंकड़ पत्थर से मिला होता है, उसको दूर कर देते हैं और ये किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, फिर जो अशुद्धि निकलती है, कंकड़ पत्थर ये सब अशुद्धि तो होते हैं, इनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसका कोई दोबारा उपयोग तो नहीं करते हैं। और तीसरा फिर बचा क्या, चाय की पत्तियां पृथक करना, ये किसमें आएगा, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। और ये हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, जो चाय की पत्ती होती है, ठोस अवयव निकलता है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यही तो बताया कि किसी भी चीज को अगर आप पहले उपयोग करना चाहते हैं, तो उसमें जो भी मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी मतलब जो उपयोग करने के लायक नहीं है, उन पदार्थों को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, उनको अलग करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये बता रहा है कि कभी-कभी आप अनुपयोगी चीजों को अलग करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों चीजें उपयोगी होती हैं, तो उनको भी आप अलग करते हैं, फिर बाद में अलग करके दोनों का उपयोग करते हैं। पहले दोनों को अलग करते हैं, तो इसमें से कोई चीज फेंकी नहीं जाती है, दोनों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। यह पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। मतलब कहना ये चाहता है कि जब आप पदार्थों के कणों को अलग करते हैं, तो उसका अमाप मतलब मात्रा दोनों की भिन्न भिन्न हो सकती है, कोई कम मात्रा में हो सकता है, कोई ज्यादा मात्रा में हो सकता है, ठीक है। और ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं हो सकता है, कोई पदार्थ जो ठोस में मिला हुआ हो उसको अलग करते हैं, हो सकता है कोई ठोस द्रव में मिला हुआ हो सकता है कोई ठोस गैस में मिला हुआ हो। तो मतलब बताने की तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं का आपस में मिश्रण हुआ होगा और इनको अलग करना होता है। और सबके गुण अलग अलग होते हैं, तो जिनके गुणों में भिन्नता होती है, उनके गुणों के आधार पर ही अलग किया जाता है। आगे पढ़िए, आएगा अच्छे समझ में। देखें, अगली हेडिंग है पृथक्करण की विधियां। अब कौन कौन सी विधि द्वारा हम पृथक करते हैं, इनकी कई सारी विधियां होती हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला है, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कोई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में जरूर किया होगा। तो पहली विधि है हस्त चयन। हस्त चयन का मतलब क्या हुआ, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना। जब हाथ से उठा के अलग कर देते हैं उसको हस्त चयन बोलते हैं, चुनना या बीनना। चयन मतलब चुनना या बीनना। तो हाथ से उठाकर क्या क्या अलग करते हैं, हाथ से उठाकर अभी आपने पढ़ के आया है, मतलब अभी आप पढ़ के आए हैं जो हाथ चयन विधि है, जैसे चावल को जब बीनते हैं तो हाथ से अलग करते हैं, और अभी आपने अमरूद और आम को अलग कर रहे थे, वो भी हाथ से उठा के अलग कर रहे हैं। तो ऐसे जो हाथ से उठा के अलग कर देते हैं उसको हस्तचयन विधि बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, पढ़ते हैं। इसके लिए पहले क्रियाकलाप दिया है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अनाज का कोई पैकेट जो हमने दुकान से खरीदा है उसको कक्षा में लेके आइए। अब अनाज को कागज के शीट पर फैलाइए। जो भी अनाज निकला उसको कागज पे फैला दीजिए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? तो जो आप सामान लेके आए हैं उसको जब कागज पे डालेंगे तो देखेंगे क्या अनाज के अलावा क्या उसमें और भी कुछ मिला हुआ है, यानी क्या उसके अलावा और भी कोई
अन्न के कण आपको मिल रहे हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? मान लो आप चावल ही लेके आए दुकान से, ठीक, चावल का एक पैकेट लेके आए, उसको आप कागज पे फैलाए अपने स्कूल में, तो देखेंगे क्या उसमें सिर्फ चावल चावल ही है? तो जरूर ही पाएंगे नहीं, चावल के साथ आपको उसमें कंकड़, पत्थर, कुछ भूसी, कुछ धान, ये सब मिलेंगे, कुछ टूटे हुए चावल भी मिलेंगे, है ना। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ से उठा उठा करके एक एक चावल बीनेंगे और देखेंगे जो धान निकल रहा है उसको उठा के अलग कर देंगे, भूसे निकल रही है उसको उठा के अलग कर देंगे, जो छोटे चावल भी मिल रहे हैं, टूटे हुए चावल भी मिल रहे हैं, उसको भी उठा के आप अलग कर सकते हैं, अलग कर देंगे, ठीक। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। तो इस विधि से आप क्या क्या अलग कर सकते हैं हस्त चयन विधि से? गेहूं, चावल, दाल, इन सबको जब बीनते हैं, इसमें जो बड़े बड़े कण निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, उनको आप हाथों से उठा के पृथक कर देते हैं, अलग किया जाता है। चित्र 3.3, कहाँ चित्र 3.3? ये है अनाज से पत्थर के टुकड़े को हस्त चयन, पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन। तो देखिए ये शायद गेहूं है, इसको प्लेट में रखे हुए ये आदमी बीन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ इतने सारे पत्थर इसने निकाल के रखे हुए हैं, इसमें इस गेहूं में पत्थर हैं अभी, और ये जो अलग किया है इसमें पत्थर नहीं है। इस विधि को हस्त चयन विधि बोलते हैं। फिर क्या है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती, ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो इसमें जो मात्रा हमने बताई थी ना कि जब मिश्रण होता है, कुछ अशुद्धियां मिली होती है, तो दोनों की मात्रा समान नहीं होती है, किसी की मात्रा कम होती है, किसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो इन्हें जो हाथ से उठा के हम अलग करते हैं, इसमें जो अशुद्धियां मिली होती है उनकी मात्रा अधिक नहीं होती है, की मात्रा कम होती है, इसलिए हमें हाथ से उठाना आसान लगता है और ये विधि भी आसान लगती है। आगे देखते हैं। तो आपने पहली विधि पढ़ ली हस्त चयन, अब दूसरी विधि पढ़ते हैं थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे, जरूर ही देखे होंगे। खेत में जब धान या फिर गेहूं काटे जाते हैं तो उनके बड़े बड़े धानों के बहुत बड़े बड़े गट्ठर बांधे जाते हैं, गेहूं के बड़े बड़े गट्ठर बांधे जाते हैं और धानों के छोटे छोटे गट्ठर बांधे जाते हैं, गट्ठर दोनों के बांधे जाते हैं, ठीक। फिर सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। तो जब भी आप गेहूं या धान काट के डालते हैं तो इसको खेती में कुछ दिन के लिए पड़ा रहने देते हैं ताकि अच्छे से धूप लगे और वो सूख जाए, सूखने के बाद अलग करने में ज्यादा आसानी होती है, वरना अगर गीले गीले मतलब हरे पौधों से ही अलग करो तो इतनी जल्दी वो उसमें से नहीं छूटेंगे। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, सही बात है, धान गेहूं में देखो ऊपर बाली निकलती है, धान में धान लगा होता है, गेहूं वाले पौधे में गेहूं लगा होता है। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए कि कितनी संख्या में लगे होंगे कण, अन्य कितने संख्या में लगे होंगे। किसान अन्य कणों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनके डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? बोल रहा है जैसे आप आम, अमरूद ये सब पेड़ पे चढ़ के जाते हैं, तोड़ लाते हैं, तो ये तो कम संख्या में होते हैं इसलिए तोड़ लेते हैं, लेकिन धान गेहूं देखिए कितनी संख्या में लगे होते हैं, तो क्या किसान उसको हाथ से एक एक करके तोड़ के अलग कर सकता है? नहीं, तो उसको कैसे अलग करता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। चित्र 3.4 देखने चित्र 3.4 में ये देखिए, ये है थ्रेशिंग।
ये देखो धान अलग कर रहे हैं, या ये किसान है धान अलग कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पहले उसका गट्ठर बांधा हुआ है, उसके बाद जब ये सूख गए हैं तो इसको पीट-पीट के, एक पाटे पे पीट-पीट के धान और उसका जो सूखा पौधा है उसको अलग कर रहा है। अब तो मशीन भी आती है थ्रेशिंग की, जिससे गेहूं को अलग कर लिया जाता है, उसको थ्रेशर बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कभी-कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनगढ़ों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। देखिए ट्रैक्टर के पीछे मशीन बंधी हुई आती है थ्रेशर, उससे भी अलग कर लिया जाता है, वरना पहले लोग ऐसे पीट-पीट के ही अलग करते थे। प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर कुछ छूट गया है। क्रियाकलाप 3, आपने 2 विधि पढ़ ली। पहली विधि पढ़ी है हस्तचयन, दूसरी विधि पढ़ी है थ्रेशिंग थ्रेशिंग। अब तीसरी विधि पढ़ते हैं निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? क्रियाकलाप 3 में देखिए, सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। सबसे पहले क्या लेना, सूखे रेत बालू लेनी है, लकड़ी का बुरादा, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है वहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी लकड़ी के एकदम छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, उसको बुरादा बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा, और सूखी पत्तियों का पाउडर ले लीजिए, यानी सबको पीस लीजिए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? भाई जब पाउडर लिए हुए हैं तो हम कैसे दोनों को पृथक करेंगे? क्या दोनों अवयवों के कणों को अमाप समान है? यानी जो दोनों कण आप लिए हुए हैं, मिश्रण लिए हुए हैं, क्या उसमें कणों की मात्रा जो है वो समान है? बिल्कुल नहीं। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? जब पाउडर है तो भाई उसको हम कैसे पृथक करेंगे? हाथ से, हस्तचयन से, बीन बीन के तो नहीं पृथक कर सकते। अब अब क्या करें? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। हाँ, आपने अभी इसमें थ्रेशिंग में ही देखा होगा, थ्रेशिंग में जब आप धान काटते हैं, थ्रेशिंग द्वारा धान को और उसके सूखे पौधों को अलग करते हैं, फिर जब धान भी आता है तो उसमें भी कई सारे छोटे छोटे धूल मिट्टी और क्या बोलते हैं, जो सूखा पौधा होता है उसके भी छोटे छोटे कण रह जाते हैं, छोटी छोटी सुइयां रह जाती हैं, तो उनको भी हम जब अलग करते हैं तो क्या करते हैं, खेत में बड़ा सा त्रिपाल या बोरी वगैरह बिछा करके फिर उसको ओसाते हैं। हम लोग अपनी भाषा में उसको ओसाना बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में निष्पावन बोलते हैं। तो वही जो ओसा करके हवा में ओसा करके अलग करते हैं उसे ही निष्पावन कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए औरत क्या कर रही है, ओसा रही है, स्टूल पे खड़े होकर के अपने कंधे के बराबर लेके, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना क्या होगा, जो भारी पदार्थ होगा, जो भारी कण होगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो उड़ने वाला धूल मिट्टी और जो सूखे पौधे की जो डंडी होती है, हल्की वाली पत्ती होगी, वो सब क्या होगी, उड़ के दूर गिर जाएगी, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे फिसले, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल हुई। जो भारी चीज होगी वो पास में गिरेगी, और जो हल्की चीज होगी वो जाके थोड़ा उड़ करके दूर में गिरेगी। आगे देखते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं आगे। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं।
बताया ना, जो हल्के कण होते हैं वो तो हवा में उड़ जाएंगे, उड़ के जाके दूर गिरेंगे, और जो भारी कण होंगे, भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य के प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर भी दोनों चीजों का प्रयोग बता रहे हैं। अन्य का तो प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, और जो भूसा वगैरह बचता है वो जानवरों को खिला देते हैं या और किसी काम में प्रयोग कर लेते हैं। 3 विधि पढ़ ली। अब चौथी विधि पढ़ते हैं, चालन। इसमें क्या है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, अब देखिए अभी तक भात बना रहे थे, अब चलिए रोटी बनाते हैं। जब आप रोटी बनाने के लिए आटा निकालते हैं तो उसको पहले चलनी से क्या करते हैं, चालते हैं। जब चालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, चोकर निकलता है। जो चोकर चलनी के ऊपर रह जाता है और आटा नीचे हमारे बर्तन में गिर जाता है। उसी विधि को चालन कहते हैं। जब चाल के किसी चीज को अलग करते हैं तो उसको चालन बोलते हैं। इसके लिए हम चलनी या छन्नी का प्रयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में ये है चलनी। चलनी में पड़ा हुआ पहले आटा, उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हिलाते हैं दोनों हाथों से, तो क्या होता है, आटा नीचे गिर जाता है बर्तन में, और ऊपर चलनी में क्या रह जाता है, चोकर रह जाता है। इसी विधि को चालन विधि कहते हैं। आगे, आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों अथवा भूसों जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। जब भी हम गेहूं को पहले पिसाने जाते चक्की में, तो उसमें से भी पहले पत्थरों और मिट्टियों को हटा दिया जाता है, वरना वो भी आटे के साथ पीस जाएंगी और फिर उसके भी महीन कण हो जाएंगे। तो जो मोटे कण बचेंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन महीन कण वो तो चलनी से नीचे गिर जाएंगे और फिर हमको रोटी खिसकने लगेगी। जब खाओगे तो उसमें मिट्टी पत्थर ये सब मिला होगा, तो रोटी दांतों के नीचे जब आएगी तो क्या करेगी, कर कर होगी, खिसकेगी। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन अथवा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ अथवा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जब भी घर बनता है तब भी जो मोरंग होती है, बालू होती है, उसको भी चाला जाता है। तो जो महीन कण होते हैं वो चलनी से नीचे गिर जाते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर बचते हैं वो क्या होते हैं, चलनी से बाहर निकल आते हैं। जैसे ये देखो चित्र में दिखाया हुआ है, देखो बालू में क्या हुआ है, बड़े बड़े पत्थर और बालू दोनों मिक्स है। ये हमारी चलनी, ठीक है, जाली इसको बोलते हैं। ये फावड़े से बालू को उठा रहा है यहाँ से और इस चलनी पर डाल रहा है, तो जो बड़े बड़े पत्थर वो यहाँ से नीचे गिर जा रहे हैं और जो महीन बालू है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 4। कक्षा में चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चलो अब आप अपने स्कूल में चलनी और आटा लेके जाइए। फिर चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। स्कूल में जाके आटा चालिए तो क्या करेंगे, चोकर और आटा को अलग कीजिए, पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए, उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण को चालन कीजिए। ठीक, आपने आटा चाल के अलग कर लिया, फिर क्या किया, चाक को भी आप पाउडर बनाइए, चाक को खूब महीन महीन पीस लीजिए और उसको आटे के साथ मिला दीजिए, फिर इसको चालिए। तब क्या होता है, क्या हम चालन द्वारा एक चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? तो चाक भी पाउडर है, आटा भी पाउडर है, तो क्या वो चलनी द्वारा पृथक हो रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। तो चालन विधि का उपयोग भी ऐसे मिश्रण को अलग करने में किया जाता है जिनके मात्रा में अंतर हो, दोनों सेम मात्रा में, एक समान मात्रा में ना हो। अगली विधि, 5वीं विधि पढ़ेंगे, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन।
ये तीनों लगभग एक ही है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं क्या है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। तो कभी कभी बता रहे हैं निष्पावन यानी उसा करके और या फिर हाथों से पृथक करके, हाथों से उठा करके अलग करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? अगर चावल में, दाल में धूल वगैरह भी मिली होती है, तो धूल को हाथ से कैसे उठाएंगे? उठा सकते हैं? नहीं। ओसाएंगे भी, मतलब निष्पावन विधि से भी उसको पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? तो हम पानी में दाल को डाल के उसको धुलते हैं। जैसे ही पानी दाल आपस में मिलाते हैं, तो जो हल्के कण होते हैं, यानी जो भारी नहीं होते हैं, कम वजन वाले होते हैं, वो ऊपर, पानी के ऊपर चलाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। पेंदी में किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है तो उसमें नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, पानी को धीरे धीरे से नीचे गिरा लेते हैं, तो धूल जो होती है वो भी पानी के साथ नीचे गिर जाती है और चीज हमारी साफ सुथरा निकल आती है। तो ये बता रहे हैं, आगे देखिए। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। आप सोचिए, बर्तन की थैली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? बताओ कौन डूबेगा? जैसे डालोगे, एक बर्तन में दाल रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, उसमें पानी डाले, तो क्या डूबेगा? धूल डूबेगी या चावल डूबेगा? जाहिर सी बात है चावल डूबेगा, धूल ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि धूल हल्की होती है, चावल भारी होते हैं, है ना? आपने देखा है कि, क्या देखा है? बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। बिल्कुल। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। पहला चीज अवसादन समझे क्या होता है? पानी डालने से जो भारी अवयव होते हैं, भारी कण होते हैं, वो नीचे बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवसादन। दूसरा, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण किसे कहते हैं? जो जल में ऊपर मिट्टी आ गई है उसको धीरे धीरे पानी की सहायता से पानी नीचे गिराना और उसके साथ ही मिट्टी बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं? निस्तारण। फिर आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अभी आप अवसादन समझ गए, निस्तारण समझ गए। आगे देखते हैं। पहले देखिए चित्र 3.8, इसमें क्या कर रहे हैं? मिट्टी एवं जल का मिश्रण है। ये मिट्टी है और जल दोनों का मिश्रण है। अघुलित पदार्थ, तो जो भारी पदार्थ होगा वो नीचे यहाँ पे बैठ गया है, और जो जल बचा हुआ है, मिट्टी बची हुई है, वो ऊपर ग्लास में बैठ गई है। फिर क्या कर रहे हैं? दूसरे ग्लास में इस पानी को धीरे धीरे गिरा ले रहे हैं, तो धूल और पानी साथ में गिर जाएगा, और यहाँ पे जो कण है जो पानी में नहीं घुलता है या फिर जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा। आगे देखते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तेल और पानी हमने बताया था ये भी कभी मिक्स नहीं होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं। जब भी पानी में हम तेल डालते हैं तो तेल की बूंदें पानी के ऊपर ही तैरती रहती हैं, पानी के नीचे नहीं बैठती हैं। तो उनको अगर अलग करना है तेल और पानी को, तो वो भी इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो तेल और पानी आपस में मतलब रहते हैं, साथ में मिले हुए होते हैं, तो जो पानी के ऊपर है वो तेल आ जाता है, और फिर इसको धीरे धीरे दूसरे बर्तन में गिरा लेते हैं। इस तरीके से तेल अलग हो जाता है और पानी उसी गिलास में रह जाएगा। यदि द्रव को ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। नीचे जो बैठता है उसको अवसादन कहते हैं, और जो ऊपर अपनी अलग परत बना लेता है उसको फिर अलग कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, उसको निस्तारण बोलते हैं।
आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, छानते हैं। अक्सर आप चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। क्या आप इनके द्वारा कुछ सहायता से करके देखें? इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी नजर आ रही हैं? तो क्या बोलेंगे? अगर अवसादन और निस्तारण विधि से आप चाय में से चाय की पत्ती को अलग करते हैं तो क्या पूरी तरह से वो अलग हो रहे हैं? देखते हैं। जब हम चाय को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, चाय की पत्ती को चाय में छोड़ देते हैं, चाय तो नीचे बैठ जाती है, लेकिन तब भी अच्छी तरीके से वो अलग नहीं हो पाती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? हाँ, इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण अथवा निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? बताओ, निस्तारण अच्छी है या निस्यंदन अच्छी है चाय चाय की पत्ती को अलग करने के लिए? तो आप बोलेंगे निस्यंदन विधि ज्यादा अच्छी है, क्योंकि निस्तारण से पूरी तरह से चाय में से चाय की पत्ती अलग नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? क्या हर समय आप सुरक्षित जल पीते हैं? कई लोगों को मिलता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी मिलता होगा। कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। हाँ, कभी कभी नल से भी बालू बालू मिला हुआ जल हमें मिलता है, तो क्या वो शुद्ध और स्वच्छ होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियां कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो जल में भी बालू या मिट्टी मिली हुई होती है, उसको भी कैसे अलग करते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 5 कीजिए। तालाब तालाब या नदी के पंकिल जल लीजिए। पंकिल मतलब वही जो खराब जल है, जिसमें धूल मिट्टी मिली हुई है। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दीजिए। अगर नहीं मिली है मिट्टी तो आप मिला भी दीजिए। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो आप जल में जब मिट्टी मिलाएंगे, मिला के घोल के आधे घंटे के लिए रख दीजिए। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखे। तो आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर बाद जल और मिट्टी को मिला के जब आधे घंटे के लिए रखेंगे तो देखेंगे कि जो जल होगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा और मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाएगी। क्या गिलास की तले में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो आपने मिट्टी नीचे बैठा दी, उसके बाद गिलास को टेढ़ा करके जो पानी पानी बच रहा है उसको दूसरे गिलास में निकाल लीजिए। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे? हमने यहाँ पे 3 विधि पढ़ी थी, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो इसे हम बोलेंगे निस्तारण। पहले जो मिट्टी गिलास में बैठी उसको अवसादन, और फिर उसको टेढ़ा करके हमने अलग किया, उसको बोलेंगे निस्तारण। चलिए आगे देखते हैं। क्या दूसरे गिलास का जल अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? जाहिर सी बात है, इस विधि से तो पूरी तरह से अलग नहीं होता है। तो हाँ भाई, अभी भी है, हमको साफ जल नहीं प्राप्त हुआ है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। अपने अवसादन कर लिया, निस्तारण कर लिया, तो अभी भी अगर हमको शुद्ध जल नहीं प्राप्त हो रहा है तो अब हम अंतिम विधि अपनाएंगे निस्यंदन, जिससे हमारा जल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? अगर चाय वाली छन्नी से छानेंगे तो क्या जल पूरी तरह साफ हो पाएगा? नहीं, क्योंकि धूल के कण इतने महीन होते हैं कि वो छन्नी से भी नीचे गिर जाएंगे, तो छन्नी भी उसको नहीं रोक पाएगी। आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। अगर छलनी से नहीं हुआ तो कपड़े से करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। रंध्र को
ही छिद्र या फिर छेद बोलते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। तो छन्नी के भी जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए मिट्टी को नहीं रोक पाते हैं। इसलिए जब हम कपड़े से छानेंगे तो देखेंगे कि जल हमारा साफ निकल आएगा। अगर पहली बार में नहीं निकल रहा है तो दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, इसी तरीके से बार-बार कपड़े से छानने से हमारा जल साफ हो जाएगा। फिर यदि जल अभी भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कीजिए। सबसे सही है फिल्टर पेपर। जब फिल्टर पेपर से आप अलग करेंगे तो एक ही बार में हमारा जल पूरी तरीके से साफ निकल आएगा, क्योंकि उसमें छेद होते हैं वो बहुत ही छोटे बने होते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो हमको अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। देखिए चित्र 3.4 है, कौन सा बताया था? 3.9, ये देखिए 3.9। ये है फिल्टर पेपर जो पहले गोल गोल होता है, इसको मोड़ मार के एक कोन की आकृति की तरीके बनाना होता है। फिर इस कोन को क्या करेंगे, इसमें देखिए रखा हुआ है कोन सटा के, और इसके ऊपर से पानी डाल रहा है इस कोन में से। तो जो नीचे की नोक निकली हुई है इसमें से पानी नीचे गिर रहा है, धूल धूल ऊपर रह जाएगी और पानी साफ एकदम शुद्ध पानी हमें प्राप्त हो रहा है, जो गिलास में निस्यंदन कर ले रहे हैं, गिलास में गिरा ले रहे हैं। आगे देखिए, फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जब फिल्टर में इतने छोटे छेद होते हैं कि धूल के कण उसको पार नहीं कर पाते हैं और पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं, और पानी के कण पार कर जाते हैं, जो आगे गिलास में गिर जाता है, एकदम साफ पानी हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। जब फल और बीज है, फल और सब्जियां हैं, जब इनका हम रस निकालते हैं, इनका भी रस बनाते हैं, तो सबसे पहले उनके बीज को तो आसानी से अलग कर सकते हैं, तो उनको पहले ही अलग कर लिया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जब भी आप अपने घर में पनीर बनाते हैं तो पहले दूध को खौला लेते हैं, गर्म करते हैं, उसमें नींबू एक दो काट के नींबू का रस डाल देते हैं, तो क्या करते हैं, दूध फट जाता है और नींबू के रस का और जो दूध का ठोस कण होता है उन दोनों को मिला के कुछ ठोस ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। फिर जो और पानी पानी बचता है, दूध का जो सबसे लिक्विड वाला भाग होता है, द्रव वाला भाग होता है, वो बचता है, तो उसको हम छान के अलग कर लेते हैं। हाँ, तो आपने इतनी विधि पढ़ ली, हस्तचयन पढ़ लिया, थ्रेशिंग पढ़ लिया, निष्पावन पढ़ लिया, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वाष्पन विधि। ठीक है, अगली विधि हमारी वाष्पन विधि। इसके लिए भी एक क्रियाकलाप है, देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। देखो वाष्पन का मतलब क्या होता है, वाष्प यानी भाप, कोई भी चीज वाष्प बन के या भाप बन के उड़ जाना, उसी को बोलते हैं वाष्पन विधि। इसके लिए क्या किए, एक बीकर या फिर एक गिलास भी ले सकते हैं, उसमें पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, खूब कस के हिला के रख दीजिए। ठीक, अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप आगे लिखा है, हाँ, क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नहीं भाई, नमक घुलनशील होता है और वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। फिर क्या किया, अच्छे से हिला दिया, पूरा नमक मिक्स हो गया पानी में। अब क्या करते हैं, बीकर को, ये देखिए बीकर है, ये जग, इसको आग पे रख के, ये बर्नर है, यहाँ से ऊपर जाली रख दिया, आग जला दी और फिर पानी को गर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी गर्म करना है।
जल को उबलकर उड़ने दीजिए। जैसे ही पानी गर्म होता जाएगा और वो भाप बनकर उड़ता जाएगा, देखेंगे कोई भी पानी को गर्म करो, पानी सब्जी भी बना रहे हो उसमें भी अगर रसा अधिक हो गया है तो उसको भी देर तक गर्म करो तो क्या होता है, पानी कम पड़ जाता है, रस कम हो जाता है। उसी तरीके पानी को जब आप गर्म कर रहे हैं तो काफी देर तक गर्म होने के बाद धीरे धीरे बीकर में पानी की मात्रा कम होने लगेगी। बीकर में क्या बचता है, तो पानी जितना होगा वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, सिर्फ नमक बचेगा जो पेंदे में नीचे बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। क्या बता रहे इसमें, नमक जल से भरे बीकर को गर्म करना, ठीक। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया है, जिसमें आपको जल को वाष्प बन के उड़वा दिया है और नमक बचा लिया है। इस तरीके पानी से नमक कैसे अलग किया जाता है, तो वाष्पन विधि द्वारा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तालाब वगैरह में भी आप देखते हैं कि पानी भरा होता है, वहां भी वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। वहां भी जो हमारा पानी होता है वो भाप बनके ऊपर आसमान में उड़ता रहता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है, बताइए नमक कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। लवण ही वही नमक होते हैं जो नमकीन होते हैं, उन्हीं को लवण बोलते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस जो नमक होगा वो बच जाएगा। यानी बोल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि समुद्र का पानी हम कुछ गड्ढों में या कुछ बर्तनों में जिसमें भी आप रखें उसमें कुछ दिन तक भर के रखा जाता है, धूप में रखा जाता है और पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ता रहता है और फिर पानी तो पूरा भाप बन के उड़ जाता है, फिर बचता क्या है उसमें, तो नमक बचता है। तो इस विधि से, वाष्पन विधि से ही नमक निकाला जाता है समुद्र से, ठीक। तथा ठोस तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। शोधन मतलब फिर इसको शुद्ध करके तब हम नमक बनाते हैं। ये देखिए, ये समुद्र है, यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है और ये कुछ क्यारियां बनाते हैं जिसमें समुद्र का पानी भर दिया है और फिर कुछ समय बाद देखेंगे समुद्र का सारा पानी भाप बन के ऊपर आसमान में उड़ जाएगा और बचेगा क्या क्या, और यहाँ पे नमक बचेगा। यहाँ पे देखिए इकट्ठा किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब तो हम देख रहे थे एक चीज में एक ही विधि का प्रयोग कर रहे थे चीजों को अलग करने के लिए। अब देखिए एक से अधिक विधियों का उपयोग करके भी चीजों को पृथक करते हैं। क्या है, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का प्रयोग पर्याप्त नहीं होता है। मतलब किसी भी मिश्रण से चीजों को अलग करने के लिए सिर्फ एक ही विधि पर्याप्त नहीं होती, हमें कई विधियों का प्रयोग करना होता है, तब जाके चीजें अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। आपने पहले ही पढ़ा, जब अगर रेत यानी बालू और नमक को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या उसको